हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने YouTube चैनल इजी साइंस पर मैं एक बार फिर से हाजिर हूं और आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस छोटी सी वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं आयनिक यौगिक। आयनिक यौगिक किस प्रकार से बने होते हैं और कौन कौन से गुण धर्म इन यौगिकों में होते हैं, इन सबके बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं बिना आयनिक यौगिकों का निर्माण और उनके गुणधर्म। देखिए, यदि हम बात करें आयनिक यौगिकों की, तो आयनिक यौगिक सदैव धात्विक और अधात्विक परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। यानी जब एक धातु का और एक अधातु का परमाणु आपस में संयोग करते हैं तब आयनिक यौगिकों का निर्माण होता है। इसकी वजह क्या होती है कि जितने भी धातुएं हैं उन सभी में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है। अर्थात सभी धातु अपनी आखिरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन 8 करने के लिए, यानी अष्टक पूरा करने के लिए 1, 2 या 3 जैसा भी आवश्यक हो इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं। इसके विपरीत जो अधातुएं होती हैं वो अपना अष्टक पूरा करने के लिए 1, 2 या 3 जितनी भी आवश्यकता होती है उतने इलेक्ट्रॉन कहीं अन्य परमाणु से ग्रहण कर लेते हैं। तो इस प्रकार जब एक अधातु और एक धातु के परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है तब यहाँ पर निर्माण होता है, वो होता है आयनिक यौगिक। मैं आपको दिखाता हूँ एक एनिमेशन के माध्यम से कि किस प्रकार से होता है ये इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर। देखिए, ये कोई परमाणु है सोडियम का। इस परमाणु का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो 2, 8, 1 है। यानी कक्षा जो के है, पहला कोष है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे वाले में 8, और अंतिम जो कक्षा है, जो सबसे बाहरी कक्षा है, यानी जो आउटर सेल है, उसमें इलेक्ट्रॉन केवल 1 है। यदि इलेक्ट्रॉन 1 ये न होता तो संभवतः इसका अष्टक पूरा हो जाता, इसकी अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन 8 हो जाते, 2, 8। तो अब ये सोडियम का जो परमाणु है वो अपनी अंतिम कक्षा से इस इलेक्ट्रॉन को 1 को त्याग देता है। त्यागने के पश्चात होता क्या है, जो इलेक्ट्रॉन त्यागा गया है उसको ये क्लोरीन का परमाणु ग्रहण कर लेता है। ये कोई परमाणु क्लोरीन का है। देखिए, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2, 8, 7। इसकी कक्षा जो सबसे अंतिम वाली है, एम कोष है, उसमें इलेक्ट्रॉन 7 हैं। अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन 8 होने चाहिए। तो अष्टक पूरा करने के लिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो जो इलेक्ट्रॉन त्यागा गया था अभी सोडियम परमाणु के द्वारा, उसको ये क्लोरीन का परमाणु ग्रहण कर लेता है कुछ इस प्रकार से। ये आप देख रहे हैं, सोडियम से परमाणु क्लोरीन पर चला जाता है। जब सोडियम परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तो ये बन जाता है धनायन। इसके विपरीत जो क्लोरीन का परमाणु है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के पश्चात बन जाता है क्लोराइड आयन। दोनों ही आयन परस्पर विपरीत आवेश के होते हैं, यानी एक पर होता है धनावेश और दूसरे पर होता है ऋणावेश। तो इन विपरीत आयनों के बीच एक मजबूत आकर्षण बल लगता है। इस आकर्षण बल के कारण ये दोनों परमाणु आपस में बंध जाते हैं। इस प्रकार से जो आयनिक यौगिक है उसका निर्माण होता है और उस यौगिक में आप देख रहे हैं सभी परमाणु व्यवस्थित रूप से आपस में जुड़ जाते हैं। ये देखिए, इन परमाणुओं के बीच जो अंतराणुविक दूरी है वो नियत रहती है। दबाव डालने से या बल लगाने से उस दूरी में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसीलिए इस प्रकार के जो यौगिक हैं वो भंगुर होते हैं। इसके बारे में हम अगले बिंदु पर चर्चा करने वाले हैं। चलिए आगे बात करते हैं इसकी भौतिक प्रवृत्ति की, यानी जितने भी आयनिक यौगिक हैं उनमें कौन कौन सी भौतिक प्रवृत्तियाँ किस प्रकार होती हैं। देखिए, आयनिक यौगिकों का निर्माण जो होता है वो धनायन तथा ऋणायन से होता है। धनायन और ऋणायन मजबूत आकर्षण बल के कारण बंधे होते हैं और इन आयनों के बीच कोई गतिशीलता नहीं होती, यानी ये स्थिर रहते हैं, जिसके फलस्वरूप आयनिक यौगिक ठोस प्रकृति के होते हैं। ये भंगुर होते हैं, अर्थात दबाव डालने से टूट जाते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कॉपर सल्फेट और अन्य बहुत सारे ऐसे यौगिक हैं जो ठोस होते हैं और भंगुर होते हैं। देखिए, इन जो ये हमारे आयन होते हैं, ये परमाणु होते हैं ठोस के, इनके जो बीच की दूरी है वो नियत रहती है। इस पर जब हम बल लगाते हैं बाहर से तो इस दूरी, जिसे हम कहते हैं अंतराणविक दूरी या इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, इसमें कोई अंतर नहीं आता और अधिक बल लगाने से ये
कुछ इस प्रकार टूट जाते हैं। देखिए मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। ये देखिए बल लगाने से क्या होता है, जैसे कोई ठोस था, हमने इस पर बल लगाया, तो बल लगाने से सामान्यतः इन अणुओं की जो बीच की दूरी है उनमें कोई अंतर नहीं आता और ये अणु अलग नहीं होते या परमाणु अलग नहीं होते। लेकिन जब अधिक बल लगाया जाता है तो ये इस प्रकार से टूट जाते हैं। टूटने पर जो उनके बीच का आकर्षण बल था वो पुनः काम नहीं करता और ये अलग अलग हो जाते हैं। जितने भी क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो सभी इसी प्रकार टूट जाते हैं, वो सभी भंगुर होते हैं। चलिए आगे देखते हैं और कौन कौन सी विशेषताएं इनमें होती हैं। घुलनशीलता अथवा विलेयता, सोल्युबिलिटी। देखिए आयनिक यौगिक कार्बनिक विलायक जैसे तेल, अल्कोहल, ईथर, पेट्रोल, विनेगर या अन्य कोई भी कार्बनिक पदार्थ जो लिक्विड हो, उसमें ये अविलेय यानी अघुलनशील होते हैं। जितने भी कार्बनिक विलायक होते हैं जैसे जल या अन्य कोई अकार्बनिक विलायक, उस विलायक में ये घुल जाते हैं। ये वजह क्या होती है, जो जल होता है उसका परावैद्युतांक जो होता है वो वायु से लगभग 81 गुना अधिक होता है। तो जल में घुलने पर इनके जो बीच लगने वाला आकर्षण बल है जो निकालते हैं कूलाम के नियम से, F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, उसके अनुसार जो इसमें आता है परावैद्युतांक K 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K जो होता है ना, उसमें K का मान होता है 81। तो जब हम किसी भी यौगिक को, आयनिक यौगिक को वायु से जल में ले जाते हैं तो उनके आयनों के बीच लगने वाला बल करीब करीब 81 गुना कम हो जाता है। उनके बीच जो आकर्षण बल था वो लगभग समाप्त हो जाता है, इसलिए ये आयनिक यौगिक जल में आसानी से घुल जाते हैं। चलिए आगे बात करते हैं कंडक्शन किस प्रकार होता है इन ठोसों में। देखिए सामान्य अवस्था में जो ये पदार्थ होते हैं यानी आयनिक यौगिक वो ठोस होते हैं और ठोसों के बीच ऊष्मा का या विद्युत का चालन आसानी से नहीं होता, क्योंकि जो इनके आयन होते हैं वो स्थिर होते हैं, उनमें कोई गतिशीलता नहीं होती। लेकिन जब ये द्रवावस्था में आते हैं तो द्रवावस्था में आने पर ये आयन मुक्त हो जाते हैं और इन आयनों पर होता है आवेश। इस आवेश के कारण ही विद्युत धारा का या ऊष्मा का संवहन होता है, संचरण होता है या चालन होता है। इस प्रकार द्रवित अवस्था में या गलित अवस्था में आने पर ये आयनिक यौगिक विद्युत अथवा ऊष्मा का संचालन करने में सहायक होते हैं। आगे है मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट यानी गलनांक या क्वथनांक। आयनिक यौगिकों के जो परमाणु हैं उनके बीच उच्च आकर्षण बल लगा होता है और इस आकर्षण बल को तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस ऊर्जा को हम ऊष्मा के रूप में ही देते हैं। तो अधिक आकर्षण बल तोड़ने के लिए अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होती है, इसी कारण आयनिक यौगिकों का गलनांक या क्वथनांक दोनों ही काफ़ी ऊंचे होते हैं। आज के लिए काफ़ी है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। छात्रों, यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और यदि इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।